अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। अब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको लागू करना है, क्योंकि इट इज़ मेंशन्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आई एम नॉट सेइंग अमरिंदर फॉर यू, यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, बट आप जानते हैं किन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? अमित सिंह, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्लास में। सो आईएएस अधिकारी आप हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संवैधानिक जनादेश है कि इसको लागू करना है। ये प्रश्न अब आपके पास आ जाता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस, और चैलेंजेस को, चुनौतियों को हम लोग कुछ भाग में बांटेंगे, और दो महत्वपूर्ण भाग है। एक, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज यानी संवैधानिक चुनौतियां के आधार पर देखेंगे, और दूसरा हम लोग सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के आधार पर देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, संवैधानिक चैलेंज है क्या? एक तरफ आपके पास फंडामेंटल राइट है, एक तरफ आपके पास मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा, इस मौलिक अधिकार पर कुछ सीमाएं हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट, और वो है आपका पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य या स्वासने के आधार पर मौलिक अधिकार पे हमेशा सीमा रहती है। तो यदि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, समान नागरिक संहिता की बात करें, तो एक तरफ आपकी समान नागरिक संहिता है, जिसके कारण संविधान के दो बिंदु टच हो रहे हैं। बाएं तरफ है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के साथ कुछ निश्चित सीमाएं, देयर आर सम टेक्निकल लिमिटेशंस, और दूसरी तरफ है आपका धर्म का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसी कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है विवाद में आ जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 साफ साफ कहती है कि एन इंडिविजुअल हैज अ फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 कहता है। आर्टिकल 26 के क्लॉज बी में, खंड ख में जाएंगे तो आर्टिकल 26 खंड बी ये कहता है कि एवरी रिलीजन हैज द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है हर एक धर्म को। तो ऑब्वियसली पर्सनल लॉ अनुच्छेद 26 खंड बी में भी आता है, अनुच्छेद 25 में भी आता है। फिर एक और मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहती है कि यू हैव द राइट टू कंजर्व योर डिस्टिंक्ट कल्चर, खास करके अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, कि उनको अपने अल्पसंख्यकों को, अपने वर्गों के हितों का संरक्षण करने का मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार एक तरफ है, और दूसरी तरफ बात आ जाती है आर्टिकल 14 एंड 15, अनुच्छेद 14-15, जो समानता की बात करता है। तो जब एक तरफ समानता की बात हो और दूसरे तरफ आपका मौलिक अधिकार की बात हो, खास करके धर्म के मौलिक अधिकार की बात हो, तो नेचुरल है कि ये विवाद में आएगा ही आएगा। और इसीलिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 में रिपोर्ट दी थी, जो विधि आयोग है 2018 में रिपोर्ट ये दी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड
is neither necessary nor desirable at this stage। कहने का मतलब कि विधि आयोग के अनुसार समान नागरिक संहिता न इस स्तर पे आवश्यक है न ही वांछनीय है। लेकिन आपको तो एक आईएएस अधिकारी की तरह सोचना है, आपको तो समाधान देना है। और दूसरा चुनौती अब हम लोग देखते हैं सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस में, आपका सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां। अब देखिए, भारत एक बहुल संस्कृति वाला देश है। इंडिया हैज अ वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो जब इतना ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी हो, जो बहुत ज्यादा बहुल संस्कृति वाला देश हो, तो यहां पे एक रूपता लाना अपने आप में एक चुनौती है। और किसी किसी वर्ग को यह डर लगना स्वाभाविक है कि कहीं जो बहुसंख्यक है उनकी संस्कृति अल्पसंख्यकों पे तो ना थोप दिया जाए। सही है बात, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों को यह भी डर है और बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे कहीं ये हिंदू धर्म ना उनके ऊपर या हिंदू धर्म की संस्कृति ना उन पे थोप दिया जाए। अब आप देखिए शादी का मामला, हिंदू धर्म में शादी एक संस्कार है, इट इज अ कल्चर। लेकिन इस्लाम में जो जहां तक हम लोग जान पाए हैं, मेरे जानकारी के अनुसार, एक इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर ऊपर से आपके यहाँ क्रिश्चियन धर्म, उनका अपना अलग परंपरा है, पारसियों का अपना रीति रिवाज है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इस सामाजिक चुनौती में सबसे बड़ी चीज आप भूल रहे हैं, और वो भूल ये रहे हैं कि अभी भी इंडियन सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल माइंडसेट से चलता है, माने पितृ सत्तात्मक मानसिकता से चलता है। अभी भी इस बात का हम जो ये बोले कि पैट्रियार्कल माइंडसेट है, पितृ सत्तात्मक आपका ये मानसिकता है, इसका आधार ये है कि आपके 1956 में हिंदू कोड लग चुका था। भारतीय महिलाओं को अपने पिता के संपत्ति में भी अधिकार मान लिया गया। अब खुद डाटा देख के आप निष्कर्ष आपका निकल जाएगा कि कितनी महिलाओं को अपने पिता के संपत्ति में अधिकार मिला है अभी तक। तो कानून बनने से भी, चूंकि हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक आपका समाज है, तो अपने आप में ये चैलेंज हो जाता है। लेकिन इन चुनौतियों को देखते हुए भी, चूंकि ये संवैधानिक जनादेश है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और आप जब संवैधानिक पोजीशन में पहुंचेंगे तब तो आपको इस चीज का कर्तव्य बनेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपनी एक महत्व है। और सबसे बड़ा महत्व यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगने से नेशनल इंटीग्रेशन की बात आएगी, राष्ट्रीय एकता की बात आएगी। अब आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद था। कुछ लोग राम जन्मभूमि के पक्ष में थे, कुछ लोग बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे। दोनों लोग अपने में सही थे। कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, संसद में क्या हुआ, हम लोग उस विवाद में नहीं चल रहे हैं। लेकिन हाँ, इस विवाद में दो लोग आमने सामने थे। अब देखिए,
इकबाल अंसारी थे जो बाबरी मस्जिद के पक्षधर थे। कल नेपाल के प्रधानमंत्री बोले कि राम का जन्म नेपाल में हुआ है। तो इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पक्षधर थे, वो ये कह गए कि इस तरह का बात यदि नेपाल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो कहीं हनुमान जी को गुस्सा आया तो नेपाल का अता पता नहीं रहेगा। क्या दिख रहा है? घर के अंदर भले ही हम लोग का आपस में विवाद है, होगा, क्योंकि अधिकार है, हक है, ये हम लोगों का हक है, सारे समुदायों का हक है, सारे धर्मों का हक है इस भारत माता पे, तो आपस में जो भी हो। लेकिन कोई बाहरी वाला यदि आंख दिखाएगा, कुछ इस तरह से गलत वक्तव्य कहेंगे, तो हम लोग वी आर गोइंग टू गिव यू अ बेफिटिंग रिप्लाई। तो क्या दिखता है? एकता, राष्ट्रीय एकता। अब उसी चीज को समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर ले आइए। हर एक धर्म में, हर एक क्षेत्र में, हर एक वर्ग में, हर एक जाति में एक दुर्बल वर्ग है, कमजोर कुछ व्यक्ति हैं, कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं जो सताई हुई हो। और यदि कानून बनता है इन सताए हुए दुर्बल वर्गों के लिए, तो एक राष्ट्रीय एकता की भावना इन लोगों में जरूर आएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है राष्ट्रीय एकता लाने के लिए। इससे दूसरा फायदा क्या है कि कानूनों का सरलीकरण हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। इतना ज़्यादा पर्सनल लॉ है, हिंदू कोड बिल है, तो शरीयत लॉ है, तो पारसियों का अपना नियम है, ईसाइयों का अपना नियम है, कन्फ्यूजन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इनकंसिस्टेंसी है सब में। और ऐसे होने में क्या होता है? न्याय में देरी हो जाती है। एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड न्याय के लिए, न्याय प्रक्रिया के लिए भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बनने से एक सेक्युलर सोसाइटी का निर्माण होगा, एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना होगी, जहां पे कानून अलग और धर्म अलग। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको लैंगिक न्याय, जेंडर इक्वालिटी मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पितृ सत्तात्मक जो वर्चस्व है पुरुषों का, उसमें से महिलाओं को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। तो जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से आने का है। और यदि देखा जाए लंबी अवधि में, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, देखिए आज एक पर्टिकुलर सरकार है, सरकार गवर्नमेंट एक्स, इसकी अपनी विचारधारा है, जो भी विचारधारा है। कुछ लोगों को डर लगता है कि ये समुदाय, ये कुछ खास समुदाय के लिए है और कुछ समुदाय के विरुद्ध है। कल दूसरी सरकार आएगी, उसके विचारधारा पे लगेगा कि ये कुछ सरकारों के, कुछ समुदायों के लिए है, कुछ समुदायों के लिए ये गलत है। तो ये डर की भावना हमेशा रहेगा। जब बीजेपी आएगी तो एक डर का भावना दूसरे तरीके का होगा, जब समाजवादी पार्टी आएगी तो दूसरे डर का भावना होगा। तो हर एक सरकार बदलते रहे और कुछ लोग जो हैं सहमे हुए रहें, ये तो राजनीति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और यदि आपके पास सशक्त कानून हो, स्ट्रॉन्ग लॉ हो, जो कि दुर्बल वर्ग, सताए हुए लोग के अधिकार के लिए
वो कानून एक सुरक्षा कवच बन के रहे, तो कोई भी सरकार आए, कोई भी लोग आए, कोई भी व्यक्ति विशेष आए, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये देश हमारा है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड will lead to the defeat of communal and divisionist forces. All division forces will go into background because of uniform civil code. कहने का मतलब कि सांप्रदायिक और जो विभाजनवादी ताकत हैं, समान नागरिक संहिता के आने से उनकी हार हो जाएगी। जब इतना सारा समान नागरिक संहिता की गुण है, अच्छाई है, मेरिट्स है, तो क्यों नहीं लागू किया जाए भाई? लेकिन ये लागू करेगा कौन? लागू करेंगे इस देश के आईएएस अधिकारी जो आप लोग बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि कभी भी सामाजिक परिवर्तन एकाएक ना हो। सामाजिक परिवर्तन लाइए, लेकिन वो क्रमिक हो, वो खंड में हो, वो ग्रेजुअल हो। यू शुड नॉट ब्रिंग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल रेवोल्यूशन इन अ सिंगल डे। तो आप पीस मील, अंग्रेजी में बोलते पीस मील अप्रोच लेके चलिए। आप खंडस्थ दृष्टिकोण लेके चलिए। और सबसे बड़ी चीज है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के दायरे में सब कुछ नहीं आता है। उसके दायरे में आता है विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार और पैतृक संपत्ति का रखरखाव, मेंटेनेंस। यूनिफॉर्म सिविल कोड कवर्स ओनली मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन और मेंटेनेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। 4 बिंदु तो है, तो चारों बिंदु को, एक एक बिंदु को लेकर चलिए, एक एक बिंदु पे सामाजिक परिवर्तन लेके आइए। तो आप ऐसे लेके आएंगे तो काफी हद तक सफल होंगे। और तुरंत ही एक ही दिन मत लाइए। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो पहले पर्सनल लॉ पे लेके आइए चेंज। जो व्यक्तिगत कानून है हर एक धर्म के, उनमें बदलाव लाइए। कैसे लाएंगे बदलाव? आप लाएंगे हर एक धर्म, विश्व का हर एक धर्म, ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव अ यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ऑफ जेंडर जस्टिस एंड ह्यूमन जस्टिस। जितने भी विश्व में आप धर्म देखेंगे, सब में लैंगिक न्याय की बात की गई है, मानव न्याय की बात की गई है। यही समान सिद्धांत है। तो इसी समान सिद्धांत के आधार पर हर एक पर्सनल लॉ में लाइए चेंज, परिवर्तन लाइए। और जब आप जेंडर जस्टिस, ह्यूमन जस्टिस, लैंगिक न्याय और मानव न्याय के सिद्धांत पे हर एक पर्सनल लॉ में चेंज लाएंगे, तो एक दिन देखेंगे कि सब धर्म के जो भी व्यक्तिगत कानून है, पर्सनल लॉ है, एक ही बात ही लिखी गई है, एक ही बात कही गई है, उसी पे कोड बना दीजिए, हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको खास करके अल्पसंख्यक वर्ग को समझाना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन लॉ अलग अलग चीज है। समान कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चीज नहीं है। क्योंकि जो भी आपके यहां पर्सनल लॉ हैं, यदि वो बनते हैं लिबर्टी पे, उनका सिद्धांत हो जस्टिस पे, उनका सिद्धांत हो इक्वालिटी पे, तब तो विवाद रहता ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक समानता पे, एक स्वतंत्रता पे, एक न्याय के सिद्धांत पर हर एक व्यक्तिगत कानून का एक मिश्रण होना चाहिए। मैंने व्हाट शुड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड हैपन?
What should a uniform civil code should have? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में होना चाहिए अ लॉ based on principles of justice, based on principles of freedom, based on principles of freedom, justice and equality. Freedom, justice and equality. यदि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड न्याय पे आधारित हो, समानता पे आधारित हो, स्वतंत्रता पे आधारित हो, तो भला कोई भी समुदाय, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, कभी भी वो लोग जो है उनका सवालिया निशान नहीं रहेगा। तो आप लोगों को जागरूक कीजिए कि कॉमन लॉ, समान कानून कुछ और है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ और है, दोनों में अलग अलग चीज है। ये जागरूकता आपको फैलाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप टेक्निकलिटी समझते हैं, लेकिन भारत का एक आम जनता, अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जो भारत का आम जनता, जो कि साधारण विवेक का आदमी है, उसको न्याय संगत कुछ दीजिएगा, वो हमेशा आपकी बात को मानेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो जागरूकता, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, भाईचारा के सिद्धांत पे आप समान संहिता बनाइए, स्वतंत्रता के आधार पर बनाइए, समानता के आधार पर बनाइए और जागरूकता अपनाइए। अपने पहले पर्सनल लॉ में आप परिवर्तन लाइए, आधुनिकरण लाइए, क्योंकि समाज जो है बदल रहा है और समाज के साथ यदि नियम में भी बदलाव आएगा तो समाज को, वहाँ के बड़े बुजुर्ग को हमेशा नए जो नौजवान है इज्जत करेंगे। और आज हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसमें बात हो जाती है महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये सब टॉपिक आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महज यदि आपका समाज लिबर्टी पे आधारित हो, स्वतंत्रता पे आधारित हो, ह्यूमन जस्टिस पे आधारित हो, मानव न्याय पे आधारित हो, जेंडर जस्टिस पे हो, लैंगिक न्याय पे आधारित हो, तो पुरुष जो है स्वतंत्र हैं ही, महिला भी स्वतंत्र हैं। और जो पुरुष और महिला स्वतंत्र हैं, ऐसे समाज है आपके यहाँ, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर ये कोई बात विवाद का मुद्दा नहीं रह जाता। तो